6 में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि सोल्डरिंग और प्रतिरोध का मिक्स यानी कि एमसीक्यू को करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना हो, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी हेलो, मैं यार एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्रिक्स में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे सोल्डरिंग और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के सभी एमसीक्यू को करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल TG2 हो, चाहे बिहार TG2 हो, चाहे DMRC हो, चाहे LMRC हो, चाहे मेट्रो का पेपर हो, यानी कि टेक्निकल जितना भी पेपर होगा मैं सभी से यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चन उठाया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं DMRC का पेपर है, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि यूपीपीसीएल का आएगा, LMRC का आएगा, ठीक है। यानी कि जितना टेक्निकल पेपर हुआ है सारा पेपर को इस वीडियो में यानी कि सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से यानी कि ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यानी कि R1 और यानी कि R2 जो है किससे जुड़ा है, यानी कि V से जुड़ा है, ठीक है, V से जुड़ा है। अब यानी कि कह रहा है टर्मिनल के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलो भाई ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R1 + R2 हो जाएगा। तो R2 के टर्मिनल के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ जो R2 है इसके बीच का रहा है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो दोस्तों ये वोल्टेज ड्रॉप जो होगा यानी कि VR2 बट्टा में यानी कि R1 और प्लस में यानी कि R2 होगा। क्या होगा, R1 प्लस में R2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न दिया है, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनल के बीच जुड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रतिरोध लघुपतित हो जाता है तो शेष प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों यानी कि शेष जो यानी कि प्रभाव जो रहता है यानी कि शेष जो बचता है वो लगभग यानी कि बढ़ जाता है। क्या होता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो वैल्यू यानी कि बढ़ जाता है। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है बढ़ जाती है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बढ़ना हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ये सोल्डरिंग का फ्लक्स क्वेश्चन से इससे पहले जो क्वेश्चन था वो रेसिस्टेंस से था, ठीक है। फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को डॉट 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 और सोल्डर के प्रवाह को डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, तो ऑप्शन ए में दिया हटा देता है और रोकता है, तो ऐसा तो नहीं होता है भाई। बेहतर बनाता है, अनुमानित करता है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। सी में दिया है बेहतर बनाता है, रोकता है, भाई रोकने का कोई भी कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। और डी में दिया हटा देता है और अनुमानित करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो यानी कि जो सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र को जो होता है वो यानी कि बेहतर बनाता है, ठीक है, यानी कि बेहतर बनाता है और अनुमानित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर, धारावाही एक्सेसरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए डॉट डॉट होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बिना हुए प्रवाहित कर सकती है। तो ऑप्शन ए में दिया है छोटी ओवर स्टैंड, इसके द्वारा तो करते नहीं है। बी में दिया है यानी कि बड़ी ओवर स्टैंड, एकदम करते हैं भाई। सी भी देख लेते हैं, बड़ी अंडर स्टैंड, अंडर वाला ही ऑप्शन को चूज नहीं करना है। नाममात्र अंडर स्टैंड, इसका भी उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग करेंगे यानी कि बी वाला का उपयोग करेंगे, बड़ी ओवर स्टैंड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी, यानी कि बी में दिया है बड़ी ओवर स्टैंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर का यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है। तो दोस्तों यानी कि सोल्डरिंग आयरन का बिट जो होता है वो बना होता है यानी कि किसका बना होता है। ऑप्शन ए में दिया है लोह लेपित कॉपर क्रोड, बी में लेड का, सी में इस्पात का और डी में निकेल का, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन बिट जो बना रहता है तो दोस्तों वो यानी कि लोह लेपित कॉपर क्रोड का बना होता है। किससे, यानी कि लोह लेपित कॉपर क्रोड से बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दिया हुआ है, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युतरोधन इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युतरोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता क्या होगा। तो दोस्तों ये जो होगा यानी कि अगर पहले 4 है, ठीक है,
और यानी कि कह रहा है 2 है, ठीक है, तो बराबर में 2 ला के देगा और ये 2 जो होगा वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होगा, यानी कि 2 गुना यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 गुना ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किस परिभाषित करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न हो तो सबसे पहले 2 फैक्ट पर ध्यान देंगे। वो पहला फैक्ट है यानी कि धारा, ठीक है, या करंट, और दूसरा फैक्ट जो होगा वो वोल्टेज का होगा, ठीक है। अगर धारा का होगा तो पहला नियम, अगर वोल्टेज का होगा तो दूसरा नियम। तो देखिए इसमें यानी कि स्पष्ट कह रहा है, यानी कि धाराओं का कह रहा है, ठीक है, यानी कि धारा का कह रहा है, किसका कह रहा है, धारा का कह रहा है, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है यानी कि धारा का, ठीक है, किसका कह रहा है, धारा का। और जो धारा जो होता है दोस्तों यानी कि पहला नियम होता है, ठीक है। तो ऐसे भी स्पष्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो डी में दिया है यानी कि किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंपनसेशन प्रमेय व्यापक रूप से संबंधित है। ये प्रमेय जो है किससे संबंधित है, ऑप्शन ए में दिया है नेटवर्क में टॉलरेंस प्रभाव से, एकदम सही है भाई। चलिए इसके अलावा बी और सी और डी भी पढ़ लेते हैं। नेटवर्क में स्रोत रूपांतरण, ऐसा तो नहीं है। नेटवर्क में शक्ति खपत, ऐसा भी नहीं है। और नेटवर्क में वोल्टेज तथा धारा ज्ञात करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 100%। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि यदि 15, 20 और 35 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध की गणना करें। देखिए दोस्तों, हमको यानी कि R टोटल निकालना है, बराबर क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस में यानी कि R2 प्लस में यानी कि R3, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखिए अगर इसको जोड़िएगा 15 प्लस में R2 का मान 20 प्लस में R3 का मान यानी कि 35 और बराबर इसको अगर जोड़िएगा दोस्तों तो कितना ला के देगा, वो यानी कि 70 ला के देगा, ठीक है। और 70 जो होगा वो ओम में होगा, ठीक है, 70 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 70, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है रिकंडीशन वाला, तो इसमें और यानी कि ब्रेजिंग में बहुत लोग यानी कि फंसते हैं। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ, अगर रिकंडीशन की बात है, ठीक है, रिकंडीशन की बात है दोस्त, तो इसको यानी कि ऐसे याद रखना है, इसका यानी कि टीन का उपयोग करते हैं रिकंडीशन। देखिए सबसे लास्ट में 9 है, ठीक है ना, 9 है ना, इसमें देखिए इसमें भी सबसे लास्ट में यानी कि 9 ही है, ठीक है, यानी कि इसमें भी 9 ही है, यानी कि टीन में भी सबसे लास्ट में यानी कि 9 ही है, और यानी कि कंडीशन रिकंडीशन में भी सबसे लास्ट में यानी कि 9 ही है। अगर दोनों में यानी कि 9 मैच खा रहा है तो यानी कि टीन मारना है। और ब्रेजिंग के लिए जो होता है दोस्तों वो यानी कि पित्तल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें लौ है और इसमें जो है यानी कि 9 है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ब्रेजिंग पूछे तो पित्तल और रिकंडीशन पूछे तो टीन, क्योंकि लास्ट में 9 है तो इसमें भी यानी कि 9 वाला होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए ट्रिक में बता रहा हूँ। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, लघुपथित परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो दोस्तों लघु परिपथ की स्थिति में जो होता है, लघुपथित के समय में प्रतिरोध का मान जो होता है वो लगभग यानी कि 0 के आसपास होता है, ठीक है। क्या होता है, यानी कि 0 के आसपास होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 0 के आसपास, यानी कि 0 जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, एक लघुपथित संधारित्र शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है। देखिए दोस्तों शॉर्ट सर्किट चाहे यानी कि प्रतिरोध हो या वोल्टेज पूछे, तो शॉर्ट सर्किट के में यानी कि जो वोल्टेज का मान होता है ये भी यानी कि 0 ही होता है, ठीक है, वोल्टेज भी 0 होता है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट के दिशा में अगर धारा का मान अगर पूछा जाए तो वो यानी कि अनंत होता है, ठीक है, क्या होता है, अनंत होता है। तो यानी कि वोल्टेज का बात हमसे पूछ रहा है तो वोल्टेज जो होता है यानी कि 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया है, कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस ही यानी कि प्रश्न ही हमको यानी कि बता दिया है, अरे भाई जो आएगा आंसर वो वोल्टेज वाला आएगा, क्योंकि सबसे पहले यानी कि वोल्टेज हमको कह दिया है, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए यहाँ पे तो यानी कि वो वोल्टेज जो होता है, पहला जो है यानी कि नियम वो क्या है, पहला जो है किरचॉफ का पहला नियम धारा का बताता है, किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज बताता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, किरचॉफ का दूसरा नियम। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर के कारण बन सकता है। तो फ्रैक्चर का मतलब क्या, यानी कि मुड़ना, टूटना, ये सब सारी बात इसमें आती है। तो ऑप्शन ए में दिया है अत्यधिक ऐंठन, एकदम सत्य है। बी में दिया है तार के लिए अपर्याप्त समर्थन, अरे भाई ये क्या मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। सी में दिया है थ्रेडेड फास्टनरों का अपर्याप्त कसन, इससे भी नहीं हो सकता है। यानी कि डी में दिया है बोर्ड का संकोचन, इससे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक ही बच रहा है जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रतिच्छेदन होता है उसे डॉट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो जो जानते हैं किसके रूप में जानते हैं, तो उसको जानते हैं यानी कि नोड के रूप में। ठीक है, नोड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्रचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलता रहता है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि द्विपक्षीय नेटवर्क, बी में दिया और रैखिक नेटवर्क, सी में सक्रिय नेटवर्क और डी में यानी कि निष्क्रिय नेटवर्क। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि नॉन लीनियर नेटवर्क के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। ठीक है, और यानी कि कल में यानी कि बहुत समझिए कि यानी कि 20 से 25 नंबर क्लियर होने वाला है एक वीडियो में। तो आप लोग कल जो है यानी कि लाइव के माध्यम से जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सारा जितना फार्मूला होता है बेसिक जो डायरेक्ट की एग्जाम में यानी कि डायरेक्ट आता है फार्मूला और न्यूमेरिकल भी उस पर आता है, उसको यानी कि क्लियर करेंगे। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक बंद विद्युत परिपथ में एक तार IR वोल्टापात का बीजगणित संकेत मुख्य रूप से डॉट पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में दिया R के मान पे, बी में दिया इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, सी में दिया है बैटरी संयोजन से और डी में दिया धारा के प्रवाह की दिशा। अरे भाई ये तो स्पष्ट ही है, अरे वोल्टापात तो यानी कि धारा के प्रवाह की दिशा से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। अरे भाई आर टी बराबर क्या, R1 प्लस में R2 प्लस में यानी कि R3। हमको कितना प्रतिरोध कह रहा है, 3, तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 बराबर में कितना देगा, 15 ओम देगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, सॉफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों सॉफ्ट सोल्डर में जो यानी कि टीन और सीसा का प्रतिशत होता है वो होता है यानी कि 60 और 40 होता है। कितना होता है, 60 और 40। ठीक है, देखिए मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर यानी कि सीसा का मतलब क्या, लेड होता है। ठीक है, लेड का मतलब क्या हुआ, लो, समझ जाओ। लेड का मतलब यानी कि लो, और लो वाला जो होगा लास्ट में उसको मारना है। अगर शीशा का पूछ रहा है, पहले किसका, टीन का पूछ रहा है तो ज़्यादा वाला होगा, शीशा का पूछ रहा है तो लो वाला होगा। तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो सबसे पहले ज़्यादा वाला, उसके बाद लो वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टापात का योग शून्य होता है। देखिए दोस्तों इससे पहले भी मैं जिक्र किया हूँ कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले ही स्पष्ट कर देगा यारी भाई, यानी कि क्वेश्चन इसका प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है और आंसर देना है हमको। ये क्वेश्चन यानी कि UPPCL T2 डेट यानी कि 25/1/2019 शिफ्ट 2 में यानी कि पूछा था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या, वोल्टता। अरे भाई वोल्टा तो दूसरा नियम होता है।
ठीक है, या किर्चॉफ्स का वोल्टेज नियम होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, किर्चॉफ्स का वोल्टा का नियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट।